प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे और यहां से आपदा प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए। स्टेट गेस्ट हाउस में उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आपदा मित्रों से बातचीत की और राहत बचाव कार्यों के लिए सराहना की। इसके बाद पीएम मोदी ने आपदा पीड़ितों से बात की और पूरी जानकारी लेने के बाद हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री, सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ की तत्कालिक वित्तीय सहायता की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। हालिया बाढ़ व भूस्खलन में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में व्यापक सहायता की बात कही गई। पीएम ने प्रभावित परिवारों से भेंट कर संवेदनाएं प्रकट की। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन कर रही है, रिपोर्ट के बाद और सहायता दी जाएगी। पीएम ने आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मियों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की है, आपदा पीड़ितों से बातचीत की है और पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसमें सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। चूँकि आज पीएम को हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन मौसम ख़राब होने के चलते ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें शाबाशी दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं वो किसी योद्धा से कम नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप आपदा पीड़ितों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी को देख सकते हैं, जहां पीएम मोदी ने आपदा पीड़ितों के दर्द को साझा किया है। और तीसरी तस्वीर, अंत में पीएम मोदी ने जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और शासन प्रशासन के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी रहे उच्च स्तर के, उन तमाम अधिकारियों से बातचीत की है और कहा है कि केंद्र हर संभव मदद करेगा। अभी 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दी गई है और जो रिपोर्ट आएगी केंद्रीय टीम की, उसके बाद सहायता राशि को बढ़ाया भी जाएगा और जिन लोगों के मकान तबाह हुए हैं उनको पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। जनपद चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली के प्रभावितों की मदद के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने राहत सामग्री भेजने के साथ ही राहत राशि के चेक भी भेजे। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशन में गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष चमोली गजपाल बर्तवाल, विधायक भूपाल राम टमटा और भाजपा गढ़वाल संयोजक चंद्रकला तिवारी के मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर लगाया। विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिनिधि चंद्रकला तिवारी ने बताया कि शिविर आयोजित कर थराली आपदा प्रभावितों के परिवारों को 100 राशन किट वितरित किए गए हैं। साथ ही 94 आपदा प्रभावित लोगों के लिए, परिवारों के लिए कुल 9,40,000 के चेक दिए गए हैं। पत्रकार बंधुओं की आपके चैनलों के माध्यम से हमें हर गतिविधि का पता चलता है और आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी ने यहाँ पे जो ये आपदा प्रभावित थराली हमारा पूरा क्षेत्र हुआ है, तो ये चेपड़ों गांव हो गया, अपना थराली हो गया, यहाँ के लिए उन्होंने अपने माध्यम से अपने 100 किट से अत्यधिक यहाँ पे सामग्री भेजी है और 9,40,000 के जो उन्होंने चेक भेजे हैं, 94 चेक मेरे पास आए हैं।
तो एक उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में यशपाल भाई को भी भेजा है, और जो मेरे माध्यम से ऐसी बातचीत हुई थी कि भाई हम कैसे इस आपदा प्रभावित क्षेत्र से हम लोग, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष भी रही पूर्व में, और जिस समय मैं जिलाध्यक्ष रही तो वो प्रदेश अध्यक्ष रही, तो संगठन और सरकार के माध्यम से उन्होंने अपने इस क्षेत्र के लिए वो ये राहत राशि भेजी है। नैनीताल शहर में भी आलमा कॉटेज इलाके में धंसाव के कारण कई घरों में खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग भारी वाहनों के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में बजरी से के भारी वाहन के अलावा पर्यटकों के वाहन का खासा दबाव है, जिसके चलते स्थिति और गंभीर बनती हुई जा रही है। उन्होंने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जितेंद्र पांडे जी, वो इसमें करीब 40-45 आदमियों ने यहाँ एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। तो उसमें सारे उनके हस्ताक्षर हैं कि इसको कितना खतरा, और ये हर साल टूटते रहता है। और इसका एरिया जो है नीचे चूनाधारा से करीब एक लाइन में एक कई सालों से टूटते आ रहा है। और शासन के इसमें के जो विधायक, पूर्व विधायक थे, मंत्री थे, डीएम साहब ने कई बार जो सत्ता में रहे हैं यहाँ पर कई सालों से, तो उनका यहाँ पर आकर के देख जाते हैं, उसके बाद कुछ कार्रवाई होती नहीं। और ये जो अभी रोड बनी थी, थोड़ा सा आंशिक रूप से इसमें बजट नहीं मिला था, नगर पालिका ने करवाया था इसको, तो उसमें ये अब फिर टूट गई है। और यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक के वजह से क्या नाम कहते हैं, सारी टूट गई है। और ये सीसी रोड है, जबकि इसमें लोड कच नहीं होता है। इसमें जितने भी ट्रक फ्रक आते हैं और क्या नाम कहते हैं, जितने ये सीमेंट, रेता, बजरी जो आता है, और पर्यटकों की गाड़ियाँ इतनी लंबी चौड़ी आती हैं कि ये रोड हिल जाती है। चार्टन लॉज भी पीडब्ल्यूडी हैंडल कर रहे हैं, और इस बार भी चार्टन लॉज हमारे द्वारा भी समय समय पर जब भी बरसात होती है, तेज बारिश होती है, तो स्वयं भी जाकर वहां पर निरीक्षण किया जाता है। और चार्टन लॉज की स्थिति इस बरसात में काफी बेहतर रही पिछली बरसात की अपेक्षा, लेकिन वहां पर कार्य भी जो सेफ्टी वर्क्स हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो यूएलएलएमसी है उनके द्वारा भी उस जगह के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। नैनीताल इलाके शहर में आलमा कॉटेज इलाके में धंसाव के कारण कई घरों में खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे जो है समस्याएं जो हैं हो रही हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी ने जिला योजना, राज्य एवं केंद्र पोषित योजनाओं के साथ ही 20 सूत्री कार्यक्रम की विभागवार प्रगति की समीक्षा की और सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों को प्राप्त धनराशि समय में व्यय करते हुए 100% लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी दिसंबर माह तक निर्माण कार्यों के लिए मौसम अनुकूल रहता है, लिहाजा सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि कार्य इसी माह प्रारंभ किया जाए। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रगति किस प्रकार की है, और इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ये लोग अपनी प्रगति को सुधारें। और जिन डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो कम थे, तो उनको भी बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्शंस हुए या फिर जो बारिश थी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रगति कम देखने को मिली है, जो कि हमें उम्मीद है कि जो हम लोग नेक्स्ट मंथ मीटिंग करेंगे इसमें हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी होगी। हरिद्वार शहर से लेकर रुड़की और लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों तक खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन गढ़वाल RS रावत ने की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कुट्टू के आटे के सेवन से कई लोगों की मौत हुई थी, इसलिए निर्माण से लेकर वितरण तक चरण पर सख्त सतर्कता जरूरी है। यहाँ पर रावत ने यह भी कहा कि व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आटा नमी वाली जगह पर ना रखें और हर बैग पर निर्माण और एक्सपायरी की तारीख का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाए। दरअसल हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महोदय
के निर्देशानुसार हम लोग जो आगामी नवरात्र त्योहार आ रहे हैं, जैसे पूर्व में घटनाएं होती रहती हुई है इस विषय में, जैसे नवरात्र में कुट्टू के आटे से कई घटनाएं हुई है जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने के लिए हमने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, कुट्टू के आटा का जो सप्लाई करते हैं, निर्माण करते हैं और क्या कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने बैठक ली गई, जिसमें सबको निर्देश किया गया कि किसी तरह का भी अगर आप कुट्टू के आटा को बिक्री करते हैं तो उस पर आप निर्माण तिथि देख लें और कोशिश ये करें कि पैकिंग डेट देख के ही उसका यूज करें और खुला आटा प्रयोग न करें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ये हमारा मेन उद्देश्य था प्रचार का। देखिए, कोई भी त्योहार आता है तो उससे पहले हम सभी व्यापार मंडल वालों को एक निर्देश देते हैं या उनके बीच जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, ताकि जो है किसी भी तरीके से मानकों का अवहेलना न हो या मानकों के अनुरूप जो भी खाद्य पदार्थ बेचे जाए उनका अनुपालन हो सके। तो कल इसी संबंध में हमने जनपद हरिद्वार के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे हैं और खाद्य की जो पूरी टीम है उसके साथ बैठ करके व्यापार मंडल वालों को समझाया है कि किस तरीके से त्योहारों के समय पे जो है किसी भी प्रकार का जो है बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है उसके बिक्री पे प्रतिबंध लगाए वो लोग और उसकी बिक्री ना करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलकर मांग पत्र सौंपना चाहते थे, लेकिन देहरादून में प्रतिनिधिमंडल को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद संदीप चमोली ने कहा कि ऐसी गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। वह राज्य के नागरिक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र करते हुए बलपूर्वक रोकने का काम किया है, जो कि स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। तो आपको बता दें, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका है। ये पीएम मोदी से मिलने जा रहे थे और जहां पर इन्हें हिरासत में लिया गया और इसके बाद इन्होंने सरकार की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में रायशुमारी लगातार जारी है। पर्यवेक्षक, जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और चयन को लेकर लगातार पदाधिकारियों कार्यकर्ता से रायशुमारी कर रहे हैं। इसमें केंद्र के साथ राज्य के पर्यवेक्षक भी कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसी को लेकर पर्यवेक्षक रंजीत रावत ने कहा कि है रायशुमारी लगातार जारी रहेगी और रायशुमारी के जरिए लिस्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसके बाद जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा। और 11 ब्लॉक हमारे महानगर में, देहरादून महानगर की बात कर रहा हूँ, 11 ब्लॉक हैं। उसमें लगभग एक ब्लॉक में 300 से 500 लोग मिलने आ रहे हैं और जो हमारी उम्मीद है वो 4.5-5 लाख लोगों की रायशुमारी संगठन सृजन अभियान के तहत जो है महानगर अध्यक्ष के लिए यहाँ पे हो रही है और यही हाल लगभग सभी बड़े जिलों में है। छोटे जिलों में 1000 से 1500 लोग आ रहे हैं और बड़े जिलों में जो है 2000 से ज्यादा लोग जो है अपनी रायशुमारी देख रहे हैं। लोगों में उत्साह है और जो नए लोग इस माह के अंतिम तक उम्मीद है बनेंगे जिलाध्यक्ष, वो ज्यादा ऊर्जा से काम करेंगे। मैं समझता हूँ इस हफ्ते पूरा हो जाएगा और सितंबर के महीने में ये अपनी पूरी कसरत करके हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। उसके बाद हाईकमान जो है प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों से अपनी बातचीत करने के बाद निर्णय लेंगे। जो जहां चेंज होना है, जहां नया अध्यक्ष बनना है, वहां उसके बारे में निर्णय लेंगे। नैनीताल के रामनगर में कई परिवार 65 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज भी लोग मालिकाना हक से महरूम हैं। अब नोटिस के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। सवाल है कि जिनके नाम पर सरकार की हर योजना चल रही थी, क्या उन्हें ज़मीन का हक मिलेगा या फिर नोटिस की आड़ में उजाड़ दिया जाएगा। रामनगर तहसील के मालधन चौड़ और शिवनाथपुर पुरानी बस्ती में करीब 500 परिवार पिछले 65 वर्षों से रह रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और आंगनबाड़ी तक की सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक वो पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं और यही उनकी रोजी रोटी का सहारा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कई परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायतें डालते हैं और शिकायत वापस लेने के एवज में पैसों की मांग करते हैं। देखिए, आज हम सभी जितने भी हमारे ग्रामीण वासी यहाँ पर आए हैं, सभी लोग हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसके जो शिकायत है वो सीएम पोर्टल पर कर दी गई कि यह अवैध जमीन पे या सरकारी भूमि पर निवास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे सलीम अहमद साहिल भाई हैं वो कई सालों से उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके दादा दादी और स्वयं खुद सलीम भाई जो जिनकी पैदाइश यहीं की है, वो लोग हमारे यहीं मोहन नगर में मालधन चौड़ में तब से निवास कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा एक नोटिस इनको उप जिलाधिकारी के द्वारा से एक प्राप्त हुआ कि आपने एक अवैध भूमि में कब्जा किया है और आप इसे खाली करें, खाली नहीं करेंगे तो हम मजबूरन अपने प्रशासन से खाली करवाएंगे। तो इसी का विरोध करने के लिए कि आप कोई भी अगर किसी भी प्रकार की शिकायत करेगा, उसकी जांच ना करके सीधे अगर उसे तोड़ने की बात करेंगे, उसे वहां से हटाने की बात करेंगे, तो इसीलिए हम हमेशा जनता के मुद्दे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा हम भूमिहीनों के जो मुद्दा है उसको उठाते रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायतें डालते हैं और शिकायत वापस लेने के एवज में पैसों की मांग करते हैं। ग्रामीणों ने सफी नाम के एक माफिया पर भी आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और जो जंगल की भूमि पर अवैध कब्जा कर गैर कानूनी गतिविधियां चला रहा है। इसी प्रकरण में हाल ही में सलीम उर्फ साहिल को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। हमारी मांग ये है, हम मालधन चौड़ मोहन नगर से आए हैं और हम वहाँ पे करीब 55 साल से बाशिंदा हैं मोहन नगर में, और आज तक उसी जमीन को जोत खोद के हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज हमें उठाने की 2-4 घर हैं हमारे पूरे मालधन चौड़ क्षेत्र में, और ऐसा भी मैंने कुछ सुना है कि साहब ये मुसलमान यहाँ उल्टे सीधे काम करते हैं, हमें परेशान करते हैं। क्या इतनी जो 20,000 लोगों में 4 आदमी या 2 आदमी परेशान कर सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं? आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी है कि अगर गरीब और असहाय परिवारों पर कोई कार्रवाई हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि दशकों से बसे इन परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा या फिर नोटिस और आरोपों के बीच उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। रामनगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।